नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 11th क्लास। आज मैं आपको हिंदी अनिवार्य की किताब आरोह का पाठ 5 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है घर की याद। बच्चों, इस कविता के कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। इनका जन्म मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के गांव टिगरिया में 1913 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 1985 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम मिश्र था और इनकी माता गोमती देवी थी। ये कवि और लेखक लेखक दोनों ही थे, गद्य पद्य दोनों ही विधाओं में लिखते थे। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनकी मुख्य रचनाएं हैं गीत फरोश, सन्नाटा, फसले और फूल, इदम नमम, बुनी हुई रस्सी, कठपुतली, नीली रेखा तक आदि कई इनकी रचनाएं हैं। बच्चों, भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध कवि और प्रसिद्ध कवि थे और गांधीवादी विचारक भी थे। ये दूसरा शतक के प्रथम कवि माने जाते हैं और गांधी दर्शन का प्रभाव और उनकी झलक इनकी कविताओं में दिखाई देता है। इनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है, यानी इनकी जो भाषा है, ये जो भी गद्य अगर ये गद्य विधा में लिखते थे तो वो भी कविता विधा में बदल जाती थी। इसी कारण इनकी भाषा सहज और लोगों के अधिक करीब है। बच्चों, आज मैं आपको घर की याद कविता पढ़ाऊंगी। बच्चों, इस कविता में हम पढ़ेंगे कि कवि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में थे और जेल में थे और उस समय बारिश का मौसम था। बारिश आती है तो उनके मन में क्या कल्पना होती है, वो अपने मन में क्या कल्पना करते हैं, वो हम इस कविता में पढ़ेंगे। उन्हें उनके घर की याद आती है, बारिश का मौसम है तो वो घर की याद में कविता लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, कविता में क्या है, हम पढ़ते हैं। घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। बच्चों, कवि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में बंद है और जेल में बंद है तो उस समय बाहर बारिश हो रही है। तो कवि बाहर होती हुई बारिश को देखकर कहता है कि आज पानी बहुत बरस रहा है, रात भर तक पानी बरसता रहा और बहुत पानी गिर गया है। ऐसी स्थिति में मेरा मन और मेरे प्राण घर की यादों से घिरा हुआ है। कवि कहता है कि सावन का महीना है और इस महीने में बहुत बारिश हो रही है, पूरी रात भर बारिश हुई और रात भर इतना पानी गिरा कि इस स्थिति में मेरा मन और मेरे प्राण घर की यादों से घिरे हुए हैं। इतना पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है और मेरे अब इतना पानी गिर चुका है कि मेरी नजर में मेरा घर और मेरे घर के सभी सदस्य तैर रहे हैं। मेरी आंखों में मेरा घर और मेरे घर के सभी सदस्य तैर रहे हैं और एक एक करके घर के सभी सदस्यों की मुझे याद आ रही है। परंतु दुख इस बात का है कि आज वे सब मुझसे दूर हैं, क्योंकि मैं तो कारागार में हूँ, वे सब मुझसे दूर हैं। घर में 4 भाई, मायके में बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहिनें, बुझा भाई प्यार बहिनें। कवि घर की याद को ताजा करते हुए कहता है कि घर में मेरे 4 भाई हैं तो वही मेरी 4 बहिनें भी हैं। एक बड़ी बहन विवाहिता है जो अभी इन दिनों पिता के घर मायके आई हुई है। तो जब वो मायके आई थी तो उसने सोचा होगा कि घर जाकर सभी भाई बहनों से प्रेम से मिलूंगी, गले लगूंगी, लेकिन जब वो घर आई होगी और मुझे ना पाई होगी तो वो बहुत दुखी हुई होगी और इस स्थिति में उसे पिता का घर बहुत ही कष्टदायक प्रतीत हुआ होगा। आगे कवि कहता है कि मेरे घर में मेरे 4 भाई हैं और 4 बहिनें हैं। हम चारों भाई एक दूसरे से इतने मिलजुल कर रहते हैं। हम सभी भाई बहनों में इतना अच्छा भाईचारा है कि ऐसा भाईचारा आज दिन तक किसी ने नहीं देखा होगा। हम सभी भाई मिलजुल कर रहते हैं। हम सभी भाई एक दूसरे का सहयोग करने वाले, कर्मशील और बलिष्ठ हैं। तो वही बहनें जो हैं वो स्पर्श का भंडार है, या स्नेह का भंडार है। अर्थात मेरी बहनें प्यार से, प्रेम से परिपूरित हैं। उनमें इतना प्यार भरा हुआ है कि इतना प्यार किसी और की बहन में नहीं होगा। आगे कवि कहता है, और माँ बिना पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि कहता है कि और मेरी माँ भी है जो बिना पढ़ी लिखी है, परंतु आज वो मेरे दुख में डूबी हुई है, मेरे गम में बहुत ही वो निराश और उदास बैठी हुई है। लेकिन यदि मैं बहुत ही निराश और उदास बैठी हुई है क्योंकि आज मैं घर पे
नहीं हूँ, मैं घर में नहीं हूँ। यदि मेरी माँ की गोद में सिर रखकर मैं सो जाऊँ, यदि मुझे ये अवसर मिले कि माँ की गोद में सिर रखकर सोना है, तो उस समय, उस स्थिति में मुझे कोई भी दुःख मेरे पास में आकर मुझे दुखी नहीं कर सकता। माँ की गोद तो ममता से परिपूरित है, वो इतनी ममता से परिपूरित है कि मुझे कोई भी दुःख उस समय नहीं दर्द दे सकता। माँ की गोद में अगर सिर रख के सो तो वो मुझे दुख नहीं दे सकता। अर्थात अतः कवि ये कहता है कि बस दुख इस बात का है कि माँ पढ़ी लिखी नहीं है और वो अपने दुख को व्यक्त करने के लिए मेरे नाम से एक पत्र भी नहीं लिख सकती। अगर वो पत्र लिखती तो मैं उसे पढ़ पाता, लेकिन वो मेरे नाम से पत्र भी नहीं लिख सकती और मैं उसे पढ़ भी नहीं पाता हूँ। कवि कहता है आगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता है, काम में झंझा लरजता है। कवि वर्णन करते हुए कहता है, घर में पिताजी भी हैं जो वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं। वृद्धावस्था में आ चुके, वो बूढ़े हो चुके, परंतु उनका मन अभी तक वृद्ध नहीं हुआ है। उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति अभी भी युवा इंसान की जैसी बनी हुई है। एक क्षण भी उनके अंदर एक क्षण भी बुढ़ापा नहीं दिखाई देता है। आज भी वो युवाओं की तरह दौड़ लगा लेते हैं। यदि उन्हें दौड़ने के लिए कहा जाए तो युवाओं के समान वो दौड़ लगा लेते हैं, और वो हंसते हैं तो खिलखिलाकर आज भी हंसते हैं। यदि उनके सामने मौत भी आ जाए तो मौत भी एक बार डर कर भाग जाए, और यदि शेर भी उनके सामने आए तो वो शेर से भी नहीं घबराते हैं। इतनी उनके अंदर आज भी उनके अंदर युवापन दिखाई देता है। जब आज भी वो बोलते हैं तो उनकी वाणी में इतना तेज है कि जिस तरह से बादल गरजते हैं वैसे ही उनकी वाणी भी गरजती हुई सुनाई पड़ती है। तो वही जब वो काम करते हैं तो इतने जोश और फुर्ती से करते हैं कि उनमें वो युवाओं जैसी स्फूर्ति और गति आ जाती है। आगे कवि कहता है, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मगदर हिला लेकर, मुठ उनका मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कवि बरसात में घर की याद में डूब कर सोचने लगता है कि आज भी मेरे पिताजी गीता का पाठ करके उठे होंगे, और वो सीधा उठकर दंड करने के लिए, दंड बैठक यानी वो व्यायाम करते थे, तो व्यायाम करने के लिए छत पर गए होंगे, और छत पर जाकर उन्होंने 260 दंड लगाए होंगे। और उसके बाद मगदर होता है बच्चों, एक व्यायाम करने का एक बहुत बड़ा लकड़ी जैसा, लठ जैसा होता है, तो उन्होंने उठाया होगा, दोनों हाथों में मगदर उठाए होंगे, और दोनों के जो मूठ होते हैं, उनके ऊपर का जो सिरा होता है मगदर के ऊपर का, उन दोनों को उन्होंने मिलाया होगा। तो कवि कहता है कि जब उन्होंने मुठों को मिलाया होगा तो वो मिलाकर उनको रख दिया होगा, और वो छत से नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे होंगे। जब उनकी आंखों में आंसू बह रहे होंगे तो वो इसलिए बह रहे होंगे क्योंकि मैं उनके पास में नहीं हूँ। बाकी सभी भाई बहन उनके पास में हैं, परंतु उनकी आंखों में आंसू आज मेरे उनके पास नहीं होने के कारण बह रहे होंगे। अर्थात कवि कहता है कि आज इस स्थिति में मेरा घर और घर के सभी सदस्य मेरी आंखों के आगे तैर रहे हैं। आज मुझे घर की बहुत याद आ रही है। चार भाई बहिने, बुझा भाई प्यार बहिने, खेलत या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। कवि कहता है कि घर में मेरे चार भाई हैं और चार बहनें हैं। भाई भाई सहयोग करने वाले कर्मशील और बलिष्ठ हैं, तो वही बहनें प्रेम की भंडार है, स्नेह की भंडार है। आज इस समय मेरे सभी भाई बहन आपस में खेल रहे होंगे या कहीं खड़े होंगे, तो सब मेरे पिताजी की ओर देख रहे होंगे, और जब वो सब मेरे पिताजी की ओर देख रहे होंगे तो मेरे पिताजी भी उनको देख रहे होंगे। परंतु आज उनकी क्या दशा हुई होगी। भले ही वो बूढ़े हो गए हैं, और बुढ़ापा उनके शरीर को, उनको देखकर बुढ़ापा नहीं लगता नहीं कि बुढ़ापा उनको व्याप गया है। भले ही बुढ़ापा उनको व्याप गया है, परंतु शारीरिक और मानसिक दृष्टि से देखने पर तो ऐसा लगता है कि वो बूढ़े नहीं हैं। परंतु मुझे आज उन सभी भाई बहनों में न पाकर, अर्थात मैं पांचवा भाई हूँ, पांचवे भाई को न पाकर वो बहुत दुखी हुए होंगे। अंदर ही अंदर वो मुझे याद करके रोने लगे होंगे। बच्चों, ये कविता मैं आज इतनी ही पढ़ा रही हूँ। कविता का अगला भाग मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।